हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति की केस चलते हुए डेथ हो जाती है तब केस का क्या होगा। क्या केस को वहीं पर रोक दिया जाएगा और उसको खत्म कर दिया जाएगा या फिर केस को आगे ही बढ़ाया जाएगा। आज जो है डिस्कशन होने वाला है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का और मैट्रिमोनियल केसेस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति की मौत होने पर उसके केस का क्या परिणाम निकलता है, क्या केस को वहीं पर खत्म कर दिया जाता है या फिर कोर्ट जो है केस को आगे बढ़ा सकती है। डिटेल डिस्कशन करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर अगर सिविल केस में किसी भी पार्टी की डेथ होती है या फिर मैट्रिमोनियल केसेस में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी मैटर्स होते हैं उनके डिस्प्यूट जब कोर्ट में होते हैं तब किसी भी पार्टी की डेथ हो जाती है तब हम क्या कर सकते हैं और उस केस का क्या होता है। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी बात होती है हमारे सिविल मैटर्स की या फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स की, तो ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है जो हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में प्रोवाइड किया गया है। और इसके चलते हमें यह देखने को मिलता है कि बहुत सारे केसेस में जब भी वो कोर्ट में पेंडिंग होते हैं या फिर कोर्ट में चल रहे होते हैं, उसी टाइम पर एक पार्टी की डेथ हो जाने के कारण उन केसेस का क्या किया जाएगा। और ऐसे इंडिया में बहुत से केसेस हैं जहां पर पार्टीज की डेथ हो जाती है और अपोजिट पार्टी जिसने उस पर केस कर रखा है या फिर जिसके खिलाफ केस हुआ है वो दोनों को ही नहीं पता होता है कि पार्टीज की डेथ हो चुकी है। तो ऐसे केसेस में दूसरे पार्टी जिसने वो केस फाइल किया है और डिफेंडेंट की डेथ हो गई है तो उसके पास क्या अधिकार है, या फिर जो है प्लेंटिफ की डेथ हो गई है तो डिफेंडेंट उस केस को कैसे जो है आगे कंटिन्यू कर सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और जिन भी बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं किसी भी चीज को लेकर सिविल जज जूनियर डिवीजन के मैटर से, तो वो मुझसे डायरेक्ट इन पर पूछ सकते हैं। डेली बेसिस पर मैं आपको अपने ग्रुप में एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराता हूं या और करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराता हूं जो कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप मुझसे यहां पर कनेक्ट होकर अपनी सारी समस्याएं जो है सॉल्व कर सकते हैं और आप वीडियो के कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक से रिलेटेड मुझसे वीडियो देखना चाहते हैं। मूविंग अहेड, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले देखते हैं कि अगर किसी भी पार्टी की, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, सिविल केस के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है तो उसमें आपको क्या रेमेडीज प्रोवाइड हैं, आप किस तरीके से पार्टी को सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पार्टी की डेथ होने का जो ऑर्डर है हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में, वो जो है ऑर्डर नंबर 22 में ये सारे जो है हमें रूल्स और रेगुलेशन बताए गए हैं कि डेथ होने पर आप जो है किस तरीके से क्या कर सकते हैं, किस तरीके से प्लेंटिफ अपने जो है उसके लीगल हायर्स आकर उस केस को आगे कर सकते हैं, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर जब डिफेंडेंट की डेथ हो जाएगी तो डिफेंडेंट के जो है लीगल हायर्स किस तरीके से आकर उस केस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जब बात होती है प्लेंटिफ के डेथ की तो सबसे पहले हमें यह देखने को मिलता है कि प्लेंटिफ वह व्यक्ति होता है जो वाद लेकर आता है, जिसे हम बोलते हैं सिविल कोर्ट में वादी। ठीक, तो जो व्यक्ति वाद लेकर आया है और उस वाद के कंटिन्यू होते हुए ही या फिर उस केस के कंटिन्यूएशन में अगर प्लेंटिफ की डेथ हो जाती है तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना है। ऐसे केसेस में जो है हमें ऑर्डर 22 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, जो कि रूल नंबर 1 से लेकर 6 एंड रूल नंबर 9 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और सारी की सारी चीजें हमें यहां पे बताते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति की डेथ हो गई है आफ्टर द हियरिंग ऑफ द केस, ठीक, आफ्टर द हियरिंग ऑफ द केस अगर किसी भी पार्टी की डेथ हो रही है, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, तो ऐसे केसेस में कोर्ट क्या करती है, जब हियरिंग कंप्लीट हो गई है तो पार्टीज की डेथ के बाद उस केस पर कोई असर नहीं पड़ता है, डायरेक्टली कोर्ट क्या करती है, उस केस का जजमेंट जो है सुना देती है। तो ये एक सिचुएशन हुई जब डायरेक्ट जो है कोर्ट के पास पावर होती है कि वो जो है प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की डेथ हो जाने के बाद अगर दोनों ही पार्टीज की हियरिंग कंप्लीट हो गई है तो ऐसे केसेस में पार्टीज की डेथ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोर्ट जो है डायरेक्टली उस पर अपना जजमेंट सुना देगी। लेकिन सिचुएशन अगर ऐसी है जहां पे राइट टू सू सर्वाइव है, ठीक, आपका केस करने का जो कारण है वो अभी भी सर्वाइवल में है, लेकिन प्लेंटिफ की अगर डेथ हो गई है तब क्या होगा। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि जब भी डेथ ऑफ द प्लेंटिफ की बात होती है तो ऑर्डर 22 रूल 3 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में हमें यह बताया गया है कि अगर किसी भी वादी मतलब प्लेंटिफ की डेथ हो रही है तो ऐसे केस में वो जो है क्या करेगा, ऑर्डर 22 रूल 3 के अंदर जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है कोर्ट में उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और लीगल रिप्रेजेंटेटिव आने के बाद जो
जो है अपने आप को वहां पे सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं और उस सूट को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले जैसे ही किसी भी प्लेंटिफ की डेथ होगी और प्लेंटिफ का कोई भी मुकदमा सिविल सूट केस में अगर पेंडिंग है, तो ऐसे केसेस में जो भी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो कोर्ट में आएंगे और एक एप्लीकेशन लेकर आएंगे। कब से? जब से पार्टी की डेथ हुई है। सपोज करिए यहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और यहां पे सिविल सूट जो है फाइल किया गया। सिविल सूट फाइल करने के 3 साल बाद जब ये सिविल सूट चल रहा था, यहां पे जो है क्या हुआ, प्लेंटिफ की डेथ हो गई। प्लेंटिफ की डेथ जैसे ही हुई उसके जो है 19 डेज में, कितने, 90 दिन में, क्या 90 दिन में जो भी प्लेंटिफ के लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको क्या करना होता है, उनको जो है कोर्ट में आकर एक एप्लीकेशन लगानी होती है और वहां ये एप्लीकेशन जो है लिमिटेशन एक्ट के थ्रू लगाई जाती है। लिमिटेशन एक्ट में हमें बता रखा है अगर किसी भी प्लेंटिफ की सिविल सूट में डेथ होती है तो ऐसे केसेस में उसके जो भी एलआर मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनके पास 90 दिन का समय होता है और 90 दिन में वो अपने आप को प्लेंटिफ की जगह सब्स्टिट्यूट करा लेते हैं और वो केस जहां पर भी पेंडिंग होता है। 3 साल में सपोज करिए केस जो है पेंडिंग था, यहां पे जो है प्लेंटिफ के विटनेसेस को एग्जामिन किया जा रहा था, तो प्लेंटिफ की डेथ होने के बाद 90 दिन का उनके एलआर के पास टाइम होगा। वो जो है प्लेंटिफ की जगह अपने आप को जब सब्स्टिट्यूट करा लेंगे तो इस केस को इसी स्टेज से जहां पे प्लेंटिफ के विटनेसेस की जो है क्या एग्जामिनेशन चल रही थी, यहीं से जो है इसको कंटिन्यू आगे कर दिया जाता है। ठीक, तो ये ऐसे इस तरीके से जो है क्या करते हैं, इस तरीके से प्लेंटिफ के जो एलआर्स होते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को प्लेंटिफ की जगह क्या कर सकते हैं, एज पर ऑर्डर 22 रूल 3 जो है अपने आप को वहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और प्लेंटिफ को रिप्लेस कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये एप्लीकेशन कहां पर लगाई जाएगी और अगर सिचुएशन ऐसी है कि प्लेंटिफ के जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो 90 दिन में 90 डेज में अपने आप को सब्स्टिट्यूट नहीं करा पाए हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 19 डेज का जो लिमिटेशन पीरियड है वो जो है हमें लिमिटेशन एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया गया है और उसी में यह बात लिखी हुई है। सेक्शन नंबर 5 एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और एक जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। यहां पर यह बताया गया है कि ऐसी अगर सिचुएशन है जहां पे डेथ ऑफ द प्लेंटिफ के बाद कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को जो है 90 डेज में एप्लीकेशन लगाने में फेल हो गया है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। सबसे पहले 90 डेज में अगर आप करा लेते हैं तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि आप जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे किसके, प्लेंटिफ के, और आप उस केस को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर नहीं करा पाते हो तब जो है आपको एक एफिडेविट सबमिट करना होता है और सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के अंदर एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट हमें बताता है कि अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पे 90 डेज में कोई भी प्लेंटिफ का लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ पाया है, तो ऐसे केसेस में वो कोर्ट में आकर सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन लगाएगा और वहां पे अपने जस्टिफिएबल या फिर ऐसे कारण बताएगा जिससे कि कोर्ट सेटिस्फाई हो। अगर उन कारणों के साथ कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट की एप्लीकेशन को क्या किया जाता है, सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट की एप्लीकेशन को क्या किया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और एक्सेप्ट करने के बाद जो भी टाइम, चाहे 90 डेज के बाद 120वें दिन पर वो आए हों या 150वें दिन पर वो आए हों, इनकी एप्लीकेशन को एंटरटेन करके उनको एलआर की जगह मतलब डिजीज पर्सन की जगह, जिसकी डेथ हुई है प्लेंटिफ की जगह, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है क्या कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्लेंटिफ की डेथ के बाद क्या कर सकता है, उस केस को आगे कंटिन्यू कर सकता है अगर कॉज ऑफ एक्शन सर्वाइव करता है तो। ठीक, द एप्लीकेशन इज फाइल्ड विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेथ ऑफ द प्लेंटिफ अंडर द लिमिटेशन एक्ट 1963। ये बात हमने डिस्कस की। अगर 90 डेज में नहीं करा पाए हैं और उससे ज्यादा टाइम निकल गया है तो ऐसे केसेस में सेक्शन 5 की एप्लीकेशन के साथ एक एफिडेविट सबमिट करना होगा जिसमें अपना कॉज ऑफ जो है क्या एक रीजन बताना होगा और रीजन बताने के साथ उसके एक जो है कॉज बताने होंगे कि क्यों आप 90 दिन में जो है प्लेंटिफ का सब्स्टिट्यूट नहीं करा पाए हैं। अगर कोर्ट उससे सेटिस्फाई होती है तो सेक्शन 5 की एप्लीकेशन को एंटरटेन करती है और उस केस को आगे चलाती है। लेकिन अगर कोर्ट जो है सेक्शन 5 के जो भी एप्लीकेशन आपने लगाई है उसके रीजन से क्या सेटिस्फाइड नहीं है तो ऐसे में क्या करेगी, ऐसे में कोर्ट जो है आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी और आपका जो प्लेंटिफ की जगह जो है क्या सब्स्टिट्यूशन होना था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा और सूट को वहीं पर रोककर सूट को अवेट कर दिया जाएगा। और अगर आप इस पर दोबारा सूट लेना चाहते हैं, दोबारा जो है सेम कॉज ऑफ एक्शन पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लेंटिफ जो है सूट फाइल करना चाहते हैं तो ऑर्डर 22 का रूल लाइन जो है बार लगाता है, क्लियरली ये बताता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते और दोबारा सेम कॉज ऑफ एक्शन पे आप सूट नहीं फाइल कर सकते। ठीक, तो ये था हमारा पूरा प्रोसीजर जहां पे हमने डेथ ऑफ द प्लेंटिफ की बात की और
ऑर्डर 22 रूल 3 के अंदर हमने जो है प्लेंटिफ को किस तरीके से सब्स्टिट्यूट किया जाता है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव द्वारा जब उसकी डेथ हो जाती है, तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। अब बात करते हैं कि डेथ ऑफ द डिफेंडेंट हुआ है। अगर जिस व्यक्ति के ऊपर केस, सिविल केस लाया गया था, जिसको डिफेंडेंट मतलब जिसको हम प्रतिवादी बोलते हैं, उसकी अगर डेथ हो गई है, तो ऐसे केसेस में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कौन जो है कोर्ट में लेकर आ सकता है या फिर उस सूट को कैसे कंटिन्यू कराया जा सकता है। इसका पूरा प्रोसीजर हमें ऑर्डर 22 रूल 4 में बताया गया है और ऑर्डर 22 रूल 4 हमें बताता है कि अगर किसी भी डिफेंडेंट की जिसके अगेंस्ट कोई भी केस या मुकदमा चल रहा था, ऐसे केसेस में उसकी डेथ हो जाती है, तो यहां पर ड्यूटी डिफेंडेंट के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कोर्ट में लाकर उस केस को कंटिन्यू कराने की डिफेंडेंट के एलआरस की नहीं है। ये जो है ड्यूटी किसकी है? ये जो है प्लेंटिफ की ड्यूटी है। प्लेंटिफ की ड्यूटी है, जो हमारा वादी होता है उसकी ड्यूटी होती है कि वो क्या करेगा, वो जो है डेथ ऑफ द डिफेंडेंट के केसेस में जो भी उसके एलआर होंगे उनको जो है पार्टी बनाएगा। तो यहां पे प्लेंटिफ को क्या करना होगा? प्लेंटिफ को जैसे ही पता लगता है कि किसी भी डिफेंडेंट की डेथ हो गई है, उसके 90 दिन में उसको क्या करना होगा? एप्लीकेशन लगानी होगी उसी कोर्ट में जहां पे वो सिविल मैटर पेंडिंग है और उसमें ये बताना होगा कि इस डिफेंडेंट की मृत्यु हो गई है और इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये लोग हैं और इस केस के कंटिन्यूएशन के लिए अगर कॉज ऑफ एक्शन और कॉज ऑफ सूट जो है सरवाइव करता है, तो ऐसे केसेस में वो जो है प्लेंटिफ एप्लीकेशन लगा के 90 डेज में क्या कर सकता है? 90 डेज में जो है पूरी तरीके से जो है उनको सब्स्टिट्यूट करा के उस केस को आगे कंटिन्यू करा सकता है। अगर प्लेंटिफ 90 डेज में डिफेंडेंट को सब्स्टिट्यूट कराने में जो है फेल हो गया है, तो ऐसे केसेस में कोर्ट क्या करेगी? जो भी सिविल मैटर कोर्ट के सामने चल रहा होगा उसको खत्म कर देगी और उसको अवेट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर प्लेंटिफ 90 दिन के बाद ये एप्लीकेशन लेकर आता है कि डिफेंडेंट के एलआरस को इस केस में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, तो उसको क्या करना होगा? सेम प्रोसीजर फॉलो करना होगा। लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 के अंदर एक एप्लीकेशन लगानी होगी जिसमें उसे जो है जस्टिफिएबल ग्राउंड्स बताने होंगे और एक जो है एक स्ट्रॉन्ग कॉज बताना होगा, जिससे कि कोर्ट अगर सेटिस्फाई होती है तो वो क्या करेगी? सेक्शन 5 के अंदर उस एप्लीकेशन को एंटरटेन करके जो है डिफेंडेंट को 90 दिन के बाद भी डिफेंडेंट के एलआरस को जो है सब्स्टिट्यूट कर सकती है। तो डिफेंडेंट के एलआर जैसे ही सब्स्टिट्यूट होते हैं, जहां पर वो केस रुका होता है डिफेंडेंट की डेथ के बाद में, उसके एलआरस के आने के बाद उस केस को वहीं से कंटिन्यू कर दिया जाता है। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर बोथ दी पार्टीज की हियरिंग कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद डिफेंडेंट की डेथ होती है, तो ऐसे केसेस में जजमेंट प्रोनाउंस करने के लिए जो है कोर्ट क्या होती है? पूरी तरीके से जो है फ्री होती है और उसका जजमेंट जो है पार्टी की डेथ होने के बाद आता है, तो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। कोर्ट जो है ये करने में पूरी तरह से क्या होती है? पूरी तरीके से जो है अपने आप में फ्री होती है कि हियरिंग कंप्लीट होने के बाद अगर पार्टीज की डेथ हो रही है तो ऐसे केसेस में कोर्ट अपना जजमेंट दे सकती है। क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा प्रोसीजर, जब हमने देखा कि एक जो है डिफेंडेंट और एक जो है प्लेंटिफ की डेथ के बाद किस तरीके से जो है क्या कहते हैं उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को किसी भी सूट में ऐड किया जा सकता है। ठीक, लेकिन यहां पे हमें जो है ऑर्डर 22 का रूल 9 बताता है इफेक्ट ऑफ अवेटमेंट क्या होंगे। ठीक, वेयर द सूट अवेट्स और इज डिसमिस्ड ड्यू टू द फेलियर ऑफ द प्लेंटिफ टू ब्रिंग द लीगल रिप्रेजेंटेटिव और द representative of the deceased party, no fresh suit will lie on the same cause of action. The only remedy available to the plaintiff of this person claimed to be legal representative is to get the abatement set aside. ठीक, तो यहां पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर प्लेंटिफ चाहे तो प्लेंटिफ की डेथ के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर डिफेंडेंट की डेथ के बाद प्लेंटिफ जो है किसी भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सब्स्टिट्यूट नहीं करा पाया है, तो ऐसे केस में जो है ऑर्डर 22 रूल 9 के अकॉर्डिंग कोर्ट उस केस को क्या करेगी? पूरी तरीके से अबेट कर देगी। और यहां पे उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे ना तो प्लेंटिफ के लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ना ही जो है प्लेंटिफ जब डिजीज की डेथ हुई है उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे जो है दोबारा उस सूट को फाइल कर सकता है। ये जो है बार होता है रेस जुडिकाटा के थ्रू और इसको जो है दोबारा सेम कॉज ऑफ एक्शन पे आप जो है सूट फाइल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो है जो भी अबेटमेंट का ऑर्डर आपके जो है अगेंस्ट में आया है उसको आप क्या करा सकते हो? उसको सेट असाइड कराने का क्लेम कोर्ट में कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं कि ये एप्लीकेशन लगाई कैसे जाती है और इन एप्लीकेशंस में आपको क्या क्या लिखना होता है। सबसे पहले अगर किसी भी जो है प्लेंटिफ की डेथ हुई है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या करना होगा? जिस भी कोर्ट में, ठीक, सपोज करिए कि आपका सिविल जज जूनियर डिवीजन
आगरा में आपका मैटर पेंडिंग था, तो आपको क्या करना होगा, अपनी एप्लीकेशन में सबसे पहले कोर्ट का नेम लिखना होगा, नेम ऑफ द कोर्ट आप लिख देंगे। उसके बाद जो भी आपका सिविल केस नंबर है, ठीक, वो भी आपको यहाँ मेंशन करना होगा कि जो आपका सूट नंबर है, सूट नंबर जो भी है वो आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद जो है अगर प्लेंटिफ की डेथ हुई है तो प्लेंटिफ का नेम और उसके एलआर्स, किसको जो है वो सब्स्टिट्यूट कराना चाहते हैं, ये चीज़ आपको एप्लीकेशन में लिखनी होती है। उसके बाद आपको लिखना होता है कि आपका केस जो है किस स्टेज पर है, ठीक। तो फैक्ट ऑफ द केसेस जो है आपको फैक्ट ऑफ द केसेस जो है ब्रीफ में लिखने होते हैं और आपको ये कोर्ट को बताना होता है कि किस स्टेज पे वो केस है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद जो है आपको एक एफिडेविट भी साइन करना होता है, एफिडेविट भी लगाना होता है कि आप ही जो है क्या इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जिस प्लेंटिफ की डेथ हुई है और आप इस केस को कंटिन्यू करना चाहते हो। इसमें जो है आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट लिखनी होती है, जो भी आप जो है इसमें नोटिस, जो भी आप एप्लीकेशन लगा रहे हो उसमें आपको लिखना होता है कि एज पर लिमिटेशन एक्ट, ये जो है हमने डेथ ऑफ द प्लेंटिफ के 19 डेज में क्या किया है, 19 डेज में ही जो है क्या इस एप्लीकेशन को फाइल कर दिया है, ठीक। तो ये सारे कंटेंट आप लिखकर एप्लीकेशन को कहां पे जो है, एप्लीकेशन को उसी कोर्ट में फाइल करोगे जहां पे आपका सिविल सूट चल रहा होता है, ठीक। तो ये तो हो गया जब जो है प्लेंटिफ की डेथ हुई है और प्लेंटिफ के जो है क्या, प्लेंटिफ के जो लीगल हायर्स हैं या फिर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं अपने आप को सब्स्टिट्यूट कराना चाह रहे हैं। तो ये सारे कंटेंशंस इस तरीके से लिखकर आप जो है उस कोर्ट में जमा करते हो। और अगर 90 डेज के बाद, ठीक, सपोज करिए कि आपने प्लेंटिफ की डेथ के बाद 90 डेज में जो है एप्लीकेशन नहीं लगा पाई, तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना होगा, आपको सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन और लिखनी होगी जिसमें आपको कॉज ऑफ एक्शन लिखना होगा डिले का, कि क्यों आप डिले हो और क्यों आप जो है लेट हो इस एप्लीकेशन को लगाने में और विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड जो है आपने इस एप्लीकेशन को क्यों नहीं लगाया है, ठीक। तो सेक्शन 5 की एप्लीकेशन भी अगर आप 90 डेज में नहीं फाइल कर पाए हो तो इसके साथ आपको लगाना अनिवार्य होता है। दूसरा कि इसके साथ भी आपको एक जो है एफिडेविट देना होता है और उसमें अपने रीजंस जो है पूरी तरीके से वेरीफाई कराने होते हैं। अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है तो जो है क्या 90 डेज के इस जो है पीरियड को क्या कर सकता है, हटा सकता है, वरना आपके सूट को कोर्ट चाहे अगर इस एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करना चाहता तो कोर्ट जो है इस केस को अवेट कर सकता है। तो ये तो हमारा प्रोसीजर हुआ कि कैसे प्लेंटिफ के लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है अपने आप को सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं। अब आते हैं जो है डिफेंडेंट वाली चीज पर कि डिफेंडेंट के जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैसे अपने आप को सब्स्टिट्यूट कराएंगे। देखिए, जब भी किसी भी डिफेंडेंट की डेथ होगी, ठीक, जब भी किसी भी डिफेंडेंट की डेथ होगी, यहां पे लिख देता हूं मैं डेथ ऑफ द डिफेंडेंट, ठीक। जैसे ही किसी भी डिफेंडेंट की डेथ होगी तो सबसे पहले यहाँ पे ड्यूटी किसकी है कि उस डिफेंडेंट के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जो है उस सूट में नॉमिनेट किया जाए। देखो, डिफेंडेंट की डेथ हुई है, जिसके खिलाफ केस है, प्रतिवादी की मृत्यु होने पर प्रतिवादी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो आएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके अगेंस्ट में ही केस चल रहा है। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे प्लेंटिफ की क्या, प्लेंटिफ की ड्यूटी होती है कि वो क्या करेगा, जो भी कोर्ट होगा, ठीक, उसके कोर्ट का नेम लिखेगा और जो भी सिविल सूट नंबर होगा सिविल सूट नंबर लिखेगा और यहाँ पे लिखेगा कि डेथ ऑफ द डिफेंडेंट की डेथ हुई है, उसकी डेट, ठीक, अगर उसके पास डेट है और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का नाम, तीसरा सूट की स्टेज कौन सी थी, चौथा अगर 90 डेज में लाया गया है तो 90 डेज की बात, और पांचवा अगर 90 डेज के बाद में वो सूट लाया गया है तो उसके साथ सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट जो है, ठीक है, लिमिटेशन एक्ट 1963 की जो है, जो भी उसकी एप्लीकेशन जाएगी जिसमें उसको क्या करना होगा, कॉजेज लिखने होंगे कि वो 90 दिन के बाद क्यों आया है, ठीक। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से डिफेंडेंट के जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं, प्लेंटिफ जो है सब्स्टिट्यूट कराते हैं, ठीक। तो ये जो है एप्लीकेशन उसी कोर्ट में लगाई जाती है, सेम प्रोसीजर होता है, प्लेंटिफ के एलआर्स के रिप्रेजेंटेशन जो है उनको सब्स्टिट्यूट कराने का, वैसे ही डिफेंडेंट के जो है एलआर्स के सब्स्टिट्यूट कराया जाता है, ठीक। यहां पे अब सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपको जो है पता ही नहीं हो कि डिफेंडेंट की डेथ हुई है या फिर जो है
कि डिफेंडेंट की डेथ किस डेट को हुई है और आपको ये इस चीज की पूरी कोई भी जानकारी नहीं है। तो ऐसे केसेस में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऐसे केसेस में आपको सबसे पहले जो है, अगर आपको कोई भी डेथ की इंफॉर्मेशन मिलती है कि डिफेंडेंट की डेथ हुई है, ना तो आपको टाइम मालूम है, ना उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में मालूम है, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? कोर्ट में एक जो है सिंपल एप्लीकेशन लगा देनी चाहिए, जिसमें आप जो है क्लियर लिखेंगे कि ये एप्लीकेशन ऑर्डर 22 रूल 4 के अकॉर्डिंग जो है डिफेंडेंट के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जो है सब्स्टिट्यूट करने के लिए लगाई जा रही है, क्योंकि डिफेंडेंट की डेथ हो चुकी है। डेट और टाइम के कॉलम में आप लिख सकते हो कि आपको ये पता नहीं है। डिफेंडेंट के लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है ये भी नहीं आपको पता है, तो आप यहाँ पे अपने सूट का सूट नंबर और जो है क्या कॉज ऑफ एक्शन और कहाँ पे ये सूट है, ये सारी चीजें लिखकर एक एप्लीकेशन तो 90 दिन के अंदर लगा दें। उसके बाद जो है कोर्ट उनको ही दोबारा से जो है क्या समन्स करके उनसे पूछेगी और उनको जो है सारी डिटेल इकट्ठा करके आपकी इस एप्लीकेशन को एंटरटेन कर लेगी। इससे क्या होगा कि 90 डेज का जो लिमिटेशन पीरियड है, 90 डेज का जो लिमिटेशन पीरियड है, लिमिटेशन एक्ट 1963 का, उसमें आपको कम से कम इतना तो पता होगा कि आपका जो 90 डेज का लिमिटेशन पीरियड है वो खत्म नहीं हुआ है और कोर्ट में आपने जो है अप्रोच कर दिया है, जो है क्या कहते हैं, किसी भी पार्टी को सब्स्टिट्यूट कराने का। तो ये बात हुई हमारे जो है यहाँ तक कि किसी भी सिविल केस में अगर किसी भी पार्टी, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, उसकी जो है डेथ हो जाती है, तो इस तरीके से आप उनके LR बनकर उस सूट को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर? अब यहां पे एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर मैट्रिमोनियल केसेस की जब बात आती है, किसकी? जब बात होती है मैट्रिमोनियल केसेस की, ठीक? मैट्रिमोनियल केसेस ऐसे केसेस जहां पे एक हस्बैंड वाइफ के ऊपर और वाइफ जो है हस्बैंड के ऊपर केस करती है, तो ऐसे केसेस में अगर किसी भी पार्टी की डेथ हो जाती है, तब जो है उस केस का क्या होगा और उस केस में आप उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लेकर आ सकते हैं या नहीं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैट्रिमोनियल केसेस की जब भी बात होगी तो मैट्रिमोनियल केसेस जो है बेसिकली दो लोगों के ऊपर होते हैं। वाइफ जो है हस्बैंड के ऊपर करती है, हस्बैंड जो है वाइफ के ऊपर करता है, ठीक? तो ऐसे डिस्प्यूट जो कि हस्बैंड और वाइफ से रिलेटेड है और उसमें अगर एक पार्टी की जो है डेथ हो जाती है जब भी उनका मैट्रिमोनियल केस पेंडिंग होता है, तो ऐसे केसेस में जो है कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव का सब्स्टिट्यूशन नहीं कराया जाता और उस सूट को डायरेक्टली क्या किया जाता है, उस सूट को डायरेक्टली अवेट कर दिया जाता है। सपोज करिए, इसको एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको समझाना चाहूं कि वाइफ ने जो है हस्बैंड के अगेंस्ट डाइवोर्स की प्ली डाल रखी है, ठीक? तो ऐसे केसेस में जब वो डाइवोर्स का मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, तो ऐसे केसेस में सपोज करिए कि हस्बैंड की वहां पे जब वो केस चल रहा था, ठीक, तो हस्बैंड की यहां पे डेथ हो गई। अब ऑटोमेटिकली केस किसके लिए था? हस्बैंड से डाइवोर्स लेने के लिए। और हस्बैंड की जब डेथ हो जाती है केस के बीच में, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? ऑटोमेटिकली जो शादी को डिसॉल्व कराया जाना था मैट्रिमोनियल कोर्ट में, वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गई ड्यू टू द डेथ ऑफ पार्टी। तो अब जो वाइफ है यहाँ पे, जो वाइफ है उसके पास अब यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट है हस्बैंड का, और डेथ सर्टिफिकेट आने के बाद वो जो है डाइवोर्स के साथ साथ क्या कर सकती है? डाइवोर्स के साथ साथ उसके पास डेथ सर्टिफिकेट आने के बाद क्या हुआ? उसके पास जो है सेकंड मैरिज का ऑप्शन खुल गया। तो मैट्रिमोनियल केसेस में अमूमन तौर पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो भी पार्टीज होती हैं, चाहे वो वाइफ हो और हस्बैंड हो, और अगर इन दोनों में से किसी की डेथ हो जाती है तो उस केस को वहीं पे क्या कर दिया जाता है? वहीं पे जो है उसको अबेट कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, ठीक? तो ये था हमारा पूरा प्रोसीजर, जिसमें हमने समझा कि अगर किसी भी सिविल केस में प्लेंटिफ की डेथ होगी तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव 90 डेज में एप्लीकेशन लगाकर अपने आप को वहां पे सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं और उस केस को कंटिन्यू कर सकते हैं। वहीं पर अगर डिफेंडेंट की डेथ होती है तो ऐसे केसेस में प्लेंटिफ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस केस को आगे कंटिन्यू करने के लिए उसको क्या करना होगा? उसको जो है एप्लीकेशन लगानी होगी प्लेंटिफ को डिफेंडेंट के LRs को सब्स्टिट्यूट कराने के लिए। और मैट्रिमोनियल केसेस में अमूमन तौर पर यही देखने को मिलता है कि जो पार्टीज विवादित पार्टी होती हैं उनमें से एक की डेथ होने के बाद क्या होता है? एक की डेथ होने के बाद डायरेक्टली जो है क्या किया जाता है? उस व्यक्ति को जो उस केस में जिसकी डेथ हो चुकी है उसके सूट को अवेट कर दिया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ जुडिशरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं आपके लिए आता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।